Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर आवाज आ रही है? फर्स्ट ईयर आवाज आ रही है? ओके, सो लास्ट टाइम हमने मीजल्स स्टार्ट किया था, तो मीजल्स लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछो। मीजल्स हमने स्टार्ट किया था, हमने मीजल्स के बारे में पढ़ा था कि मीजल्स जो है ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के ऊपर उसकी वजह से मैक्यूलोपेपुलर रेशेस जो है वो बनते हैं, ठीक है, और साथ साथ उसके साथ जो है वो हाई फीवर रहता है, ठीक है। मीजल वायरस के बारे में जो है वो हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि मीजल वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है जो कि मॉर्बेली वायरस के जीनस से जो है बिलोंग करता है और इनका फैमिली जो है वो पैरामैक्सियोविरिडी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसका एक ही सीरोटाइप है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है या एक ह्यूमन जो है इसका ओनली होस्ट है। इसकी इंटेजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, इसकी इंटेजेनिसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और साथ साथ हमने ये देखा था कि रैपिडली जो है ये इनएक्टिवेट हो जाता है हीट की वजह से और लाइट की वजह से, ठीक है, और लो टेम्परेचर में जो है ये सर्वाइव कर सकता है। सो इसके बाद हमने जो है वो इनके इन्फेक्शन सोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी बंदा हो या कोई भी पेशेंट हो वो जो है वो इसके लिए इन्फेक्शन सोर्स है, ठीक है। ट्रांसमिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि हाईली कंटेजियस है, ठीक है, जब आप कांटेक्ट में आते हो तो 90% चांसेस है कि आपको ये डिजीज जो है ये हो जाए, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिक्रीशन से ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये डिजीज जो है ये सिम्टम से 5 दिन पहले और सिम्टम के 5 दिन बाद जो है ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस रहती है। और इसके अलावा ये स्प्रिंग सीजन में और फेब ये मई जिस तरह ये महीने हैं, ठीक है, पाकिस्तान में इन सीजन में जो है ये बहुत ज़्यादा पीक पे होती है। उसके बाद हमने पोर्टल ऑफ एंट्री के बारे में पढ़ा था कि इसका पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। रिस्पिरेटरी ट्रैक से ये रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से जो है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, और जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं उसे हम प्राइमरी विरीमिया कहते हैं, ठीक है। वायरसेस का प्राइमरी एंट्रेंस होता है ब्लड के अंदर, वायरसेस का प्राइमरी एंट्रेंस होता है ब्लड के अंदर, तो उसे हम प्राइमरी विरीमिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मानोसाइट पेगोसाइट सिस्टम के अंदर जो है वो चले जाते हैं या मानोसाइट सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और टारगेटेड ऑर्गन तक जो है वो पहुंच जाते हैं। जब टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं तब हम इसे सेकेंडरी विरीमिया कहते हैं, ठीक है। टारगेटेड ऑर्गन इसके कौन कौन से है? टारगेटेड ऑर्गन जो इसके लिए है वो है स्किन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेसोफेरिंक्स का, ब्रोंकाई का, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का और कंजक्टिवा वगैरह, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है वो क्या क्या होता है, जब ये ऑर्गन या ये ऑर्गेनिज्म जो है ये टारगेटेड ऑर्गन या टारगेटेड जगह पे पहुंचता है तो उसकी वजह से कॉप्लेक्स स्पॉट्स बन जाते हैं, स्किन रेशेस बन जाते हैं, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, लेंजाइटिस हो जाता है, लिम्फॉइड टिश्यू जो उनका हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस होता है, ब्रोंकोनिमोनिया है, इंसेफेलोमाइटिस है, सबअक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने डिस्कस किया था इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका है वो है 6 to 18 डेज एवरेज है, ठीक है, 10 दिन का। प्रोड्रोमल पीरियड के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि 3 से 4 दिन का है। नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स आती है, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, हेडेक वगैरह, लेकिन एक क्लासिकल ट्राइड भी इनके अंदर आता है। वो क्लासिकल ट्राइड क्या है? एक ट्राइड के अंदर जो है वो 3 चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसकी मीजल का एक क्लासिकल ट्राइड है जिसके अंदर जो है वो कफ,
कोरेसिया और कंजक्टिवाइटिस होता है। अब कब क्या है, कब जो है वो खांसी है, ठीक है। कोरेसिया क्या, कोरेसिया नोज के लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन या रेडनेस हो जाती है, ठीक है, और साथ में जो है वो कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। अब उस कंजक्टिवाइटिस की वजह से क्या होता है, उस कंजक्टिवाइटिस की वजह से जो है वो इंसान को फोटोफोबिया होता है, ठीक है, लाइट से जो है वो इश्यू होता है, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेग्रीमेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किए थे। फिर एनंथम हमने कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कॉप्लिक स्पॉट जो है 24 to 48 आवर्स जो है वो जब रेशेस अपीयर हो जाती है तो ये स्पॉट्स भी अपीयर हो जाती है, 1 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, ग्रेश वाइट डॉट्स होती है, इनकी स्लाइड जो है उनका एरोला जो है या इनकी लाइन जो है वो रेडिश कलर का होता है, ठीक है। बकल म्यूकोसा अपोजिट टू द लोअर सेकंड मोलर जो है ये अपीयर होती है, ठीक है, और साथ साथ जो है ये एक दिन में जो है ये इंक्रीज होती है और फिर स्प्रेड होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे सारे जो है उनका अनसेट हो जाए तो अनसेट के सून आफ्टर जो है ये फेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, खत्म होना शुरू हो जाती है। सो थर्ड पीरियड है उसका रेश पीरियड। रेश पीरियड क्या, रेश पीरियड से ये 3 से 4 दिन तक का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्जिंथम होता है। अब एक्जिंथम क्या है, एक्जिंथम जो है ये एक वाइड स्प्रेड रेश है, ठीक है, जिसमें अगर बैग को आप देखोगे, अगर बैग पे एक्जिंथम आए तो बैग जो है वो पूरा ऐसे नजर आएगा जल्दी बिल्कुल पूरा रेडिश हो, हाथ पे आए तो पूरा हाथ रेडिश हो जाएगा, ठीक है। एक्जिंथम जो है ये वाइड स्प्रेड रेड कलर के रेशेस है, ठीक है। अब ये रेशेस क्या है, ये एरिथमेटिस, नॉन प्रिवेटिक एंड मैक्यूलोपेपुलर रेशेस है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये एरिदीमा होगा, रेडनेस होगी, ठीक है, कोई प्रोराइटिस वगैरह नहीं होगी, ठीक है, और साथ में जो है वो मैक्यूलोपेपुलर रेशेस है। अपर लेटरल ऑफ द नेक, बिहाइंड द ईयर्स, हेयर लाइन, फेस, ट्रंक, आर्म, लेग्स, फीट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपर लेटरल नेक से स्टार्ट होगा, उसके बाद बिहाइंड द ईयर हो जाएगा, हेयर लाइन पे, फेस पे, इन जगहों पे स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है, अपर लेटरल ऑफ द नेक, बिहाइंड द ईयर्स, हेयर लाइंस और फेस पे, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से जो वो ट्रंक पे चले जाते हैं, ट्रंक से जो है वो आर्म और लेग्स पे चले जाते हैं, और फिर फीट पे चले जाते हैं। इसी तरह जो है ये पूरी बॉडी को जो है वो घेर लेता है। The severity of this disease is directly related to the extreme confluence of the rash, ठीक है। अब जिस तरह इन रेशेस को हम देख के हम कहते हैं कि ये डिजीज जो है ये सिवेर है कि नहीं है, तो इस डिजीज की जो सिवेरिटी है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट करती है किस चीज़ के साथ, कि किस एक्सटेंस के रेशेस आए थे, ठीक है, और किस हिसाब की जो है वो रेशेस आए थे और किस तरह जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। ये आप एक बच्चे की पिक्चर है आप लोगों के सामने, ये देखें आप लोग, ठीक है, कि किस तरह के रेशेस जो है वो बनते हैं। ये रेशेस आप लोग देख रहे हैं, ये देखें, ठीक है, तो इस तरह के रेशेस जो है वो उसमें बनते हैं। ये पूरा आप एग्जाम, ये असल में वो रेशेस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कि पूरा आपको ये नज़र आएगा कि पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर जो है एक जनरलाइज रेश है, ये देखिए, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर है उसकी। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, नज़दीक से देखा जाए, तो फिर आपको नज़र आएगा कि छोटी छोटी रेशेस जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आती है। स्टेजेस तो हो गए, 3 स्टेजेस है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड था, प्रोड्रोमल पीरियड था और रेश पीरियड था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इसमें रेशेस अपीयर हो जाते हैं ना, रेशेस के फौरन बाद जो है वो टेम्परेचर रेज कर जाता है।
मीजल्स के अंदर जैसे ही रेशेस अपीयर हो जाती है, रेशेस के साथ साथ जो है वो एब्रप्टली जो है वो टेम्परेचर रेज कर जाता है। और ये टेम्परेचर कितना रेज होता है, ये टेम्परेचर इतना रेज होता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये पहुंच जाता है या उससे भी ज्यादा चला जाता है। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम देख लें फ़ारेनहाइट के अंदर, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट पे अगर हम ये कन्वर्ट करें, कन्वर्ट हम कैसे करते हैं कि सेंटीग्रेड प्लस 9/5, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और फिर प्लस 32, तो उससे आंसर आएगा हमें, क्या आंसर आएगा, उससे आंसर आएगा 104। तो इसका मतलब है मीजल्स के अंदर जो है वो 104 या 104 से ज़्यादा बुखार होगा, ठीक है। और ये फीवर जो है ये 4 से 5 दिन बाद जो है वो सेटल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो परसिस्ट रहे, ठीक है, वो सेटल ना हो जाए, तब भी जो है वो 5-6 दिन बाद भी बच्चे का फीवर कम ना हो जाए, तो आपने सस्पेक्ट क्या करना है, आपने साथ देखना है कि इस बच्चे को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो किसी और वायरस का हो सकता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो किसी और बैक्टीरिया का हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोरेजिया फीवर इन कफ, ठीक है। अब कोरेजिया फीवर और कफ जो है ये क्या, इंक्रीजिंगली सिवियर अप टू द टाइम द रेश इज कवर द बॉडी, ठीक है। जब तक रेशेस जो है वो पूरी बॉडी को कवर नहीं करता, तब तक जो है वो कोरेजिया फीवर और कफ जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, और सिवियर होता रहेगा। उसके बाद है लिम्फ एडिनोपैथी। अब लिम्फ एडिनोपैथी का क्या मतलब है कि लिम्फ नोड जो हमारे है वो जो है वो उसकी पैथी हो जाती है, वो जो है उसकी फंक्शन जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ के लिम्फ नोड्स के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन के लिम्फ नोड्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स है उसके ऊपर अटैक होगा, साथ साथ जो है वो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा क्योंकि स्प्लीन जो है एक मेजर लिम्फ ऑर्गन है, ठीक है। तो स्प्लीन के ऊपर ये अटैक करेगा, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, साथ साथ जो है वो डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे अगर हम कराएं तो उससे भी जो है उस पर आपको एक नॉर्मल फाइंडिंग नज़र आएगी, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है या ना ही अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में जो वो दोनों में नज़र आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर जी सब स्टूडेंट कल से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, एक बच्ची पूछ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है।
ठीक है। सो लास्ट अगर हम रिकवरी पीरियड को देख लें, तो रिकवरी पीरियड के अंदर जो ये 3-4 दिन का पीरियड होता है, इसमें एक्जेंथम जो है वो फेड आउट होना शुरू हो जाती है। जिस आर्डर से जो है वो अपीयर हुए थे, उसी आर्डर के साथ जो है वो फेड होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और साथ साथ जो है ना वो ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि कभी कभार जो है हमारी बॉडी के ऊपर कोई दाना निकलता है। ठीक है। वो दाना जो है वो आराम आराम से जो है ना फिर कुछ दिनों बाद जो है उसे जो है वो हम उतारना शुरू कर देते हैं, ऐसे आराम आराम से उतारते हैं। ठीक है। तो उसकी स्किन जो है वो उतरती है। तो जब जिसमें स्किन आपको ऐसा लगेगा कि स्किन उतर रही है, या जो है वो एक लाइन जो है वो एक लाइनिंग जो है वो साथ उतर रही है, तो वो क्या है? वो ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। और साथ साथ वो जगह जो है उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी, ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगी। ठीक है। तो एंटायर इलनेस जो है ये कितना टाइम लेता है? एंटायर इलनेस के अंदर जो है वो आपने 10 दिन गुजारनी है। ठीक है। क्योंकि एंटायरली अगर देखा जाए तो 10 दिन की जो है ये बीमारी है। क्या आप लोग पिक्चर देखिए जरा कि किस तरह जो है वो रेशेस डेवलप होती है, फिर जो है वो फेड आउट होती है उसी हिसाब से। अब एटिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? माइल्ड मीजल्स हो। ठीक है। अब मीजल्स जो है या कोई भी डिजीज हो, ठीक है, वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है। ठीक है। अब अगर मीजल्स जो है वो माइल्ड हो, ठीक है, तो माइल्ड के अंदर क्या होगा? इनपेशेंट एडमिनिस्ट्रेड इम्यून ग्लोबुलिन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड एंड इम्यूनाइज अगेंस्ट मीजल्स इन इन्फेंट 8 लेस देन 8 मंथ। अगर आपका पेशेंट या आपका जो अगर आपका पेशेंट जो है वो 8 महीने से उसकी उम्र कम है, ठीक है, बच्चों 8 महीने का बच्चा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दे सकते हो। ठीक है। और साथ साथ जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो है वो आप उसे इम्यूनाइज कर सकते हो मीजल्स के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इन शॉर्ट प्रोड्रोमल पीरियड। ठीक है। अब माइल्ड जो मीजल्स है उसके अंदर जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लॉन्ग होगा, लेकिन प्रोड्रोमल पीरियड जो है जब साइन सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, वो पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है। कोई केपलक स्पॉट्स वगैरह जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ माइल्ड साइड सिम्टम होंगे। ठीक है। द रेज टेंड टू बी पेनलेस मैक्यूलर एंड पिन पॉइंट। ठीक है। रेशेस जो है वो छोटी छोटी होगी। ठीक है। और इसमें मैक्यूलर जो प्रॉपर्टी है, मैक्यूलर प्रॉपर्टी जो है वो लेस होगी। ठीक है। और साथ में जो ये फेंट होंगे, फेंट का मतलब है कि ये हल्के से होंगे। ठीक है। नो ब्रेन डिस्कमेशन इन ब्राउन डिस्कलरेशन अकर इज द रेश फेयर। ठीक है। और जिस तरह ये फेड होंगे, ठीक है, या अगर ये फेड हो रही है सीवियर मीजल्स के अंदर, तो इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगी। ठीक है। और साथ साथ जो है वो ब्राउनिश डिस्कलरेशन नहीं होगी। ठीक है। नो कॉम्प्लिकेशंस इन शॉर्ट कोर्स। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इसकी कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका कोर्स जो है या इसका जो टाइमिंग है या इसकी डिजीज ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट रहेगा। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं सीवियर मीजल्स की तरफ। ठीक है। तो अब सीवियर मीजल्स क्या है? इन केसेस विद मेल न्यूट्रिशन हाइपर इम्यूनिटी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। सीवियर मीजल कब होगा? जब उसके साथ कोई और डिजीज होगी। ठीक है। या तो पेशेंट जो है वो मेल न्यूट्रिशन में, ठीक है, मेल नरिश है अगर बच्चा, तो उसे जो है वो उसका मीजल जो है वो क्या होगा? वो सीवियर होगा। नेक्स्ट, अगर उसका इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बूस्टअप नहीं है, ठीक है, वो कमजोर है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी इलनेस सीवियर रहेगी। ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। साथ साथ कोई और इन्फेक्शन चल रहा है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे वायरल है, चाहे कोई भी, ठीक है। साथ साथ कोई और इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये डिजीज सिवियर होगी, ठीक है। अब इसी तरह सिवियर पेशेंट्स के अंदर जो है वो क्या होगा कि हाइपरपायरेक्सिया होगा, ठीक है। फीवर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और समटाइम जो है उसमें कन्वर्जन्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिट्स पड़ती है, दौरे पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इवन कोमा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब आपने एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन क्या करना है, कम्प्लीटली कवर द स्किन, confluent petechiae, ecchymosis, the hemorrhagic type of measles, bleeding occur जब हम एक्सेंथम को देखेंगे, तो एक्सेंथम को जब हम देखेंगे तो कम्प्लीटली जो है उसने पूरा स्किन कवर किया होता है, ठीक है। कन्फ्लुएंट होती है, पिटेकी है, क्योंकि रेड रेड स्पॉट्स जो है वो नज़र आती है आपको, ठीक है। एंड हेमरेज जहाँ पर टाइप मीजल्स, ब्लैक मीजल ब्लीडिंग में occur from the mouth, nose, bowel and disseminated nostril coagulation, ठीक है। सो इसमें हेमरेजिक टाइप ऑफ मीजल्स भी होता है। हेमरेजिक टाइप मीजल्स क्या है कि उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसको ब्लैक मीजल्स भी कहते हैं। अब ब्लीडिंग कहाँ से होती है, ब्लीडिंग जो है वो माउथ से, नोज से, बाउल से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और जब ये ब्लीडिंग होगी और उस ब्लीडिंग की वजह से जो दाने वगैरह बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या उस पेशेंट जो है वो कैसे नजर आएगा, वो आप भी ये कहो कि ये क्या है, ये ब्लैक मीजल्स है, ठीक है। अब DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर कोagulation क्या है, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो है वो एक मैकेनिज्म है, जब हमें इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो नेचुरली जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप कर लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कोagulation सिस्टम, ठीक है। वो कोagulation सिस्टम जो है वो अगर ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है, वो कोagulation सिस्टम जो है अगर ओवर एक्टिव हो जाए, तो ओवर एक्टिव होने पर जो है वो सिस्टम हमारी बॉडी या हमारे वेन्स के अंदर जो है, या हमारे जो है इंट्रामस्कुलर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, टाइनी ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर जो है वो क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस जो खुद ब खुद क्लॉट्स बनती है हमारे कोagulation सिस्टम की वजह से बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे हम डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर कोagulation कहते हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर हम जो है वो इसे देखते नहीं है, इसे ट्रीट नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी ब्लड दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट आती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये आप लोग देखो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं मीजल्स की, या मीजल्स जो है वो किस तरह पेशेंट को अफेक्ट करता है। एक सिंड्रोम आता है एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा। एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा, अब एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा किन में, the recipient of kill measles vaccine who later come in contact with wild type of measles virus, distinguished by high fever, severe headache, severe abdominal pain, often with vomiting, myalgia, respiratory symptoms, pneumonia with fluid effusion. अब आपने जो है वो मीजल वैक्सीन लिया था, ठीक है। आपने मीजल वैक्सीन लिया था, लेकिन वो जो मीजल वायरस वैक्सीन था वो किल्ड वैक्सीन था, ठीक है। आपने किल्ड वैक्सीन लिया था, ठीक है। और लेटरली जो है वो आप वाइल्ड टाइप मीजल वैक्सीन या वाइल्ड टाइप मीजल वायरस के साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट आते हो, ठीक है। तो आपके अंदर जो डिजीज़ होगी वो क्या होगी, वो एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा होगा, ठीक है। वो एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा जो बाकी मीजल्स है उससे कैसे डिफरेंट है कि इसमें फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, इसमें हेडिक रहेगी, ठीक है, सिवियर हेडिक, और सिवियर जो है वो एब्डोमिनल पेन रहेगी। उस एब्डोमिनल पेन की वजह से जो है वो आप वॉमिट भी करोगे, ठीक है। और साथ साथ जो है वो माइल्जियाज होती है, ठीक है, मसल्स में जो है वो पेन रहती है, ठीक है, मसल में जो है वो थकावट सी रहती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स साथ साथ आते हैं, निमोनिया के चांसेस होते हैं, प्लूरल इफिजन की चांसेस जो है वो होती है, ठीक है। ये क्या है, ये मीजल
एटिपिकल मीजल सिंड्रोम है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर देखें हम एक सिम्टम देखें तो फर्स्ट अपीयर ऑन द palm, wrist, sole and ankle and progress in the centripetal direction, ठीक है। कहाँ पे जो है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो है वो रेशेस या जो रेडनेस है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा सबसे पहले पाम्स के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, सोल और एंकल्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। और फिर ये सेंटर की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। साइडों पे अपीयर होके सेंटर की तरफ जो है ये प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। मैक्यूलोपेपुलर, वेसिकुलर, परप्यूरेटिक और हेमरेजिक, ठीक है। इसके अंदर जो रेशेस बनती है वो मैक्यूलोपेपुलर रेशेस बनती है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो वेसिकुलर में चेंज हो जाती है, इस तरह सेक्स वगैरह बन जाते हैं, जिस तरह बॉइंस वगैरह बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो परप्यूरेटेड हो जाती है और हेमरेजिक हो जाती है, ब्लड का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। केप्लिक स्पॉट जो है इसमें बहुत रेयरली जो है वो अपीयर होती है, ठीक है। एटिपिकल मीजल सिंड्रोमा के अंदर जो केप्लिक स्पॉट्स बनती है वो क्या है, वो रेयर है। ओके, ये देखिए एटिपिकल मीजल सिंड्रोम। फिर उसके बाद है मीजल एब्सेंस ऑफ रश। Immunodepressed or passive immunized recently cases are occasionally an infant less than 9 months who have appreciable level of maternal antibody. Non-specificity difficult to diagnose. अब एक बच्चा आया, ठीक है, ये रश नहीं है, ये रेशेस है, ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा आया, ठीक है, या एक पेशेंट आया आपके पास, उसको मीजल्स है लेकिन उसे रेशेस जो है वो नहीं है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, या तो जो है वो बच्चा जो है वो इम्यूनो डिप्रेसेंट है, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो जो है वो एक्ट करे, ठीक है, और उसके खिलाफ जो है वो रेशेस बना ले। दूसरी बात क्या है, आरपीसी इम्यूनाइज रिसेंटली केसेस, ठीक है, यहाँ जो है वो पेशेंट जो है वो पेशेंटली इम्यूनाइज है, ठीक है, पेशेंटली उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज आ गई है, तो उसी तरह जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ताकि जो है वो उसी तरह रिस्पॉन्स नहीं करेगा जो कि एक रेश बनने के लिए जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर ओकेजनली जो है वो इन्फेंट्स के में जो है वो आ सकता है, ओकेजनली ये इन्फेंट्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। उन इन्फेंट्स के अंदर जो 9 मंथ से कम में जिनकी उम्र, ठीक है, 9 मंथ से जिन बच्चों की उम्र कम है उनके अंदर आ सकती है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो मैटरनल एंटीबॉडी जो है वो काफ़ी हद तक जो है मैटरनल एंटीबॉडी होती है, तो वो मैटरनल एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ जो है वो एक करते हैं, या उसके साथ जो है वो अटैक करते हैं, या उसको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जो है वो रेशेस वगैरह नहीं बनते, ठीक है। ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है, और इसको डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल होता है। डायग्नोज करना मुश्किल क्यों होता है, डायग्नोज करना इसलिए मुश्किल होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई रेशेस नहीं बन रही, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती तो उसको डायग्नोज करना फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो मोस्टली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करती है, डायग्नोसिस हमारी जितनी भी होती है वो बेस्ड करती है रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एंटीजन रिएक्शन, ठीक है, किसी रिएक्शन के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है। अब आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही, ठीक है, रेशेस नहीं प्रोड्यूस कर रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही, कोई जो है वो रिएक्शन नहीं दे रही, ठीक है, तो फिर आप डायग्नोज कैसे करोगे, ठीक है, उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं रहती फिर, ठीक है, उस डिजीज की स्पेसिफिसिटी रह नहीं सकती, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है या आपका जो एक्टिंग सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वो डाउन चला जाता है। जब वो डाउन चला जाता है तो आपको डायग्नोज करना जो है वो मुश्किल लगता है फिर। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस हम देखें तो इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो लैरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसको हम आइटस साथ लगा लेते हैं। आइटस जहाँ भी लगता है वो मोस्टली जो है वो इन्फ्लेमेशन को शो करता है, ठीक है। ड्यू टू मीजल्स जो है वो लरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लरेंजियोट्रैको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, जिसको हम क्रूप बोलते हैं, ठीक है। इसमें एयरवे जो है वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, और आपको ट्रेकोस्टमी की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात जो ट्रेकोस्टमी का पता है क्या होता है, ट्रेकोस्टमी हम ट्रेकिया के ये जो कार्टिलेजेस है नजर आ रहे हैं ना हमारी एड में, ये जो कार्टिलेजेस है, ठीक है, ये इन कार्टिलेजेस के अंदर जो है वो हम एक स्टोमा बना लेते हैं, एक सुराख कर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही जो है वो हम एक ट्रेकोस्टमी किट या ट्रेकोस्टमी ट्यूब जो है वो प्लेस कर लेते हैं, ठीक है।
तो फिर पेशेंट जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो सांस लेता है। इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी निमोनिया है, ठीक है, सेकेंडरी निमोनिया हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का, ठीक है, या जो है वो मेनलर्स है या जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, या किसी को जो है वो निमोकोकस है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है, किसी को आई थिंक कोई ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इसे कैच कर सकती है या कोई ये ऑर्गेनिज्म है तो सेकेंडरी निमोनिया की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सरसाइजेशन ऑफ टीबी, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पुराना टीबी कहीं पड़ा हुआ है तो वो टीबी जो है वो इसकी वजह से निकल सकता है, इसकी वजह से दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम सीएनएस को देख लें तो सीएनएस के अंदर जो द इंसिडेंस ऑफ एन्सेफेलोमाइलाइटिस इज 1 to 2 पर 1000 केसेस ऑफ मीजल्स, ठीक है। अगर आपके पास मीजल्स के 1000 केसेस आती है, अगर आपके पास मीजल्स के 1000 केसेस आते हैं तो उन 1000 केसेस में 1 या 2 पेशेंट्स के अंदर चांसेस है कि उनको एन्सेफेलोमाइलाइटिस जो है वो हो जाए, ठीक है। Onset occur 2 to 5 days after the appearance of rashes, ठीक है। और ये कब अपीयर होना शुरू होगा, जब रेशेज अपीयर हो जाती है 2 से 5 दिन हो जाती है तो उसके बाद जो है ये सीएनएस की कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नो कोरिलेशन बिटवीन द सिवियरिटी ऑफ द रेश इलनेस एंड डेट ऑफ द न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इसके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अगर रेशेस जो है वो इस हद तक पहुंच जाएंगे तो आपके अंदर जो है वो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स की और रेशेस की सिवियरिटी के दरमियान कोई रिलेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। अर्लियर डायरेक्ट वायरल इफेक्ट इन सीएनएस, अर्लियर जो है वो क्या डायरेक्टली जो है वो वायरल इफेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर, लेटर जो है वो इम्यून रिस्पांस आपका कम हो जाता है, तो जब इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है उसकी वजह से आपकी न्यूरॉन की जो है वो डी जो माइलिन शीट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो हो सकता है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, परमानेंट सिक्वेल, मेंटल रिटार्डेशन इन पैरालिसिस, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंटली जो है वो मॉर्बिड कर देता है, सिग्निफिकेंटली जो है वो डिजीज आती है उसके ऊपर, सीएनएस के ऊपर, ठीक है, तो फिर उसका क्या होता है, अगर परमानेंटली जो है वो डिजीज रहती है तो पेशेंट जो है वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है या पैरालाइज हो सकता है। इसके अलावा एसएसपी, सबअक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस जो एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है, 6 से 10 साल बाद इन्फेक्शन के 6 से 10 साल बाद जो ये अपीयर होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली जो है ये डिमेंशिया कॉज करता है, बंदा जो है वो अपना मेमोरी जो है वो लॉस कर देता है, ठीक है, चीज़ें जो है वो भूलना शुरू कर देता है, वेरी फैटल कंडीशन है, ठीक है, और इंफेक्शन अपोज विद डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। और ये कब होता है, ये जब डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस के साथ हमारा कोई इंफेक्शन आता है, ठीक है, तो उसमें सीएनएस पे अगर वो अटैक करता है तो उसके चांसेस होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम।
ओके स्टूडेंट, अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ मीजल वायरस फ्रॉम अ क्लिनिकल स्पेसिमेन नेसोफेरिंग्स इन यूरिन, ठीक है, हम यूरिन या नेसोफेरिंग से जो है वो स्पेसिमेन ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो आइसोलेशन ऑफ मीजल वायरस फ्रॉम अ क्लिनिकल स्पेसिमेन, हम कोई भी स्पेसिमेन ले लेते हैं, नेसोफेरिंग से ले लेते हैं, यूरिन का ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो उसमें हम जो है वो मीजल वायरस जो है वो ढूंढते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रेज इन मीजल आईजीजी बाय एनी स्टैंडर्ड सीरोलॉजिक एसे, ठीक है, हम सीरोलॉजी भी कर सकते हैं। सीरोलॉजी में हम देखते हैं कि ये वायरस या ये ऑर्गेनिज्म किस एंटीबॉडी की, इसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी जो है वो बनता है, ठीक है, तो वो एंटीबॉडी के ऊपर जो है वो हम या वो एंटीबॉडी जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो रेज है तो हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन जो है वो हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो पॉजिटिव सेरोलॉजिक टेस्ट फॉर मीजल आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीएम से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिटेक्ट मीजल एंटीजन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर हम इसका कर ले तो मीजल्स का जो एंटीजन है या जो वायरस है वो हमें नजर आएगा, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जेन सीलेंट स्मेयर ऑफ नेजल म्यूकोसा, अगर नेजल म्यूकोसा हम चेक करेंगे तो उसमें जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। लो वाइट ब्लड सेल काउंट इन रिलेटिवली लिम्फोसाइटोसिस है ना इन पेशेंट, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो आपका जो ब्लड काउंट है लो, जो अगर आप सीबीसी करा लो तो सीबीसी के अंदर जो है वो क्या है, सीबीसी के अंदर जो है वो आपको मिलेगा कि जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल जो है वो कम रहेंगे, ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है वो कम रहेंगे। लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखें, रिलेटिवली अगर आप देखें तो लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा आपको। लिम्फोसाइटोसिस, व्हाट इज लिम्फोसाइटोसिस? लिम्फोसाइटोसिस क्या है? एक साइड पे आपको लो मिलेगा लेकिन रिलेटिवली जो है वो लिम्फोसाइटोसिस भी मिल सकता है। इसके अलावा मीजल्स, लिम्फोसाइटोसिस ये कि ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो लो भी मिल सकती है और रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा भी जो है वो मिल सकती है, ठीक है। मीजल्स एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है, उसमें आपका जो प्रोटीन लेवल है वो रेज मिलेगा, लिम्फोसाइट जो है वो सीएसएफ के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। करेक्टराइज या करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल पिक्चर्स अगर हम देखें तो मीजल कॉन्टैक्ट या मीजल के पॉलिक स्पॉट्स या जो स्किन रेशेज है या जो एरप्शन और फीवर के दरमियान जो रिलेशन है, इन चीज़ों से जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो हम क्लिनिकल साइन सिम्टम्स से देखते हैं और उससे जो है वो हम बहुत कम कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ रोबेला का है, ठीक है, रोजेला इंस्टेंटम है, एंट्रोवायरल इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर या ड्रग की वजह से जो रेशेज वगैरह आते हैं, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें कि मीजल्स, रुबेला, ये सारी चीज़ें जो है वो किन किन वजह से होती है, उनके फीचर्स क्या है, उनके रेशेस कैसे बनते हैं और उनका जो फीवर और रेश के दरमियान रिलेशन है वो किस तरह का है, ठीक है। तो मीजल्स जो है वो मीजल वायरस से होता है, रुबेला जो है वो रुबेला वायरस से होता है, ठीक है। रोजेला इन्फेंटम जो है वो ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 से होता है, स्कारलेट फीवर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, इंट्रोवायरल इन्फेक्शन जो है वो इको वायरस से होता है, ठीक है, या कॉक्सेकी वायरस है, ठीक है, और ड्रग रेश है तो किसी भी ड्रग की एलर्जी की वजह से जो वो रेशेस वगैरह बन सकती है, ठीक है। फीचर्स अगर हम देखें तो कफ, क्रोजिया, कंजक्टिवाइटिस, कॉपिक स्पॉट, हमने जिस तरह पढ़ा है सारी चीज़ें वो आएंगे, ठीक है। रुबेला के अंदर, चलो ठीक है।
काफ़ी है, बच्चे कह रहे हैं कि इतना काफ़ी है, अटेंडेंस लगा दें।